अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर उस्मा अली, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। ओके, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी अभी हमें बिस्मा ने ज्वाइन किया है, जो अक्सर माई स्टूडेंट हैं, जो डिप्लोमा कर रही हैं और चाइल्डहुड रिहैबिलिटेशन में, और काफ़ी एक्टिव हैं और पार्टिसिपेट करती रहती हैं हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो इसमें थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि कुछ और लोग भी ज्वाइन कर लें, देन वी विल स्टार्ट। अलमास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सोहेल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आतिफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर आतिफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, माइंड एंड ब्रेन जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसके डायरेक्टर भी हैं, और NICH के भी HOD रह चुके हैं और अभी भी हैं। इनका भी प्रोग्राम होता है हमारे साथ 3 बजे फ्राइडे वाले दिन। ओके, सब नए आने वालों को मेरी खुशामदीद मेरी तरफ से। थैंक यू साजिद फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग एक्टिव पार्ट। साजिद जो हैं ये भी हमारे कुलीग हैं। थैंक यू। जाहिद अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम। साकिब, जावेद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जावेद इकबाल साहब, आई थिंक आपका मैंने पेज देखा हुआ है, आपके भी काफ़ी प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं। थैंक यू आसिफ फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज 10वां रोज़ा है और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हम सब ने इसको गुजारा है और अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया है और फ़ायदा उठाया है। जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करते हैं पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, उतना ही हम भी हेल्दी महसूस करते हैं और बाकी जो लोग होते हैं वो भी हेल्दी महसूस कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारा जो टॉपिक है आज के प्रोग्राम का वो है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स काफ़ी पॉपुलर टर्म है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। बहुत ही सीनियर हमारे साइकोलॉजिस्ट एडलर जो है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था और इसके बाद ये टर्म थोड़ी सी रीडिफाइन होती रही, लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो आजकल जो साइकोलॉजिस्ट टर्म यूज़ करते हैं वो है सेल्फ़ इस्टीम की टर्म है। सेल्फ़ इस्टीम तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लो सेल्फ़ इस्टीम है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो सेल्फ़ इस्टीम जो है वो वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उसको हम कह सकते हैं कि किसी न किसी एहसास से कमतरी की वजह से जो है इंसान की अपने बारे में जो राय है, जो वो अपने बारे में समझता है, वो उसकी कम है। थैंक यू जाफर फॉर ज्वाइनिंग, यू आर ऑलवेज हेयर, हमारे सारे प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं। सादिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सादिया, अख्तर, मारिया एंड अता खान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट कि क्वेश्चंस भी आए। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँगी। उसमें ये होगा कि एक टॉपिक पे, एक पॉइंट पे कुछ टाइम में बात करने के बाद फिर आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ मैं लेती जाऊंगी। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस जो है, आंसर जो सेशन है हम एंड में रखेंगे ताकि जो टॉपिक से रिलेटेड बात है वो भी कंप्लीट हो सके। लेकिन साथ साथ मैं बीच में आपके बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ और देख भी रही हूँ क्वेश्चंस। Madam, you know that the mostly lose their concentration after a few minutes, so short and comprehensive topic will be fruitful. Would you mind? Okay, thank you अता, आपकी जो भी आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, जितना आप अटेंड कर सकते हैं आप उसको अटेंड कीजिए। हम इनके शॉर्ट क्लिप्स बना के हम यूट्यूब पे भी हम लेटर ऑन जो है हम डाल देंगे। लेकिन चूंकि ये सेशंस पूरे मासेस के लिए मोस्टली बहुत सारे लोग इसको अटेंड कर रहे होते हैं, तो जब हम किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं तो वो बात जब तक मुकम्मल नहीं होती समझ नहीं आती, क्योंकि साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। तो उसमें आप कम्प्लीटली जब जितनी बात आपको समझ आती है दैट्स गुड। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी समझ आ रही होती तो आप डिफरेंट और प्रोग्राम्स भी हमारे अटेंड करते रहें, तो चीज़ें आपस में चूँकि लिंक होती हैं तो समझ आना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे थे, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। लो सेल्फ इस्टीम जो है ये सिम्टम है किसी भी डिसऑर्डर का। जैसे कि डिप्रेशन के अंदर जो है लो सेल्फ इस्टीम होती है, एंजाइटी के अंदर लो सेल्फ इस्टीम होती है, या और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया है, उसमें भी अगर अंडरलाइंग जब हम डायग्नोसिस करते हैं या अंडरलाइंग जब हम डीप रूट एनालिसिस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो डीप रूटेड कॉज था वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स था या सांसें जो है कमतरी था। तो सांसें कमतरी जो है ये बाकायदा कोई डायग्नोसिस नहीं है या कोई बीमारी का नाम नहीं है, लेकिन ये एक सिम्टम है, एक पार्ट है, एक पैटर्न है, एक पर्सनालिटी का ट्रेड बन जाता है जब ये बचपन से लेके बड़े होने तक रहता है आपके साथ। तो ये बहुत सारे और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है वो लीड करता है और लेके जाता है उसकी तरफ। तो अगर हम इसके बारे में जान लें और इसको पहले से ही हम सॉर्ट आउट कर लें और सॉल्व कर लें, तो हम बहुत से और प्रॉब्लम्स से जो है हम बच सकते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जो है हम लो फील करते हैं। कभी किसी सिचुएशन में हम बहुत अच्छा फील कर लेते हैं, जब हमारा कोई काम बहुत अच्छा हो जाता है, हम सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो और कभी कभार ऐसा होता है हम कोई काम जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने आप को कुछ ना कुछ बुरा भला हम कहना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं। तो दोनों सिचुएशन में सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी सेल्फ इस्टीम लो होना शुरू हो जाती है, या अपने आप को हम बैड नेम्स देना शुरू कर देते हैं, या हम अब समझते हैं कि हम तो हमेशा ही फेलियर हैं या हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर ये फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है और आपको इनसिक्योर कर देती है, इनसिक्योरिटी का मतलब है कि आप फिर दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, या उन सिचुएशन में जहां आपको जाना होता है वहां आप नहीं जा रहे होते, या लोगों को फेस नहीं करते हैं, या बहुत ज़्यादा विड्रॉल बिहेवियर अगर आपका हो जाता है, तो फिर ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आप फेलियर फील करते हैं या आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे या बुरा फील कर रहे होते हैं या अपने आप को समझते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, और उसके बाद आप उस सिचुएशन के बाद आपको सपोर्ट अवेलेबल होती है, आप फ्रेंड्स के साथ पास चले जाते हैं या फैमिली के पास चले जाते हैं, और वहाँ से अगर आपको अफर्मेशन मिल जाती है या लोग आपकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तुमने तो ये काम कर लिया था, और वो सपोर्ट आपको सिक्योर फीलिंग देती है, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व करने के काबिल होते हैं और ये इतना सीरियस नहीं होता। लेकिन सीरियस उस वक्त होता है जब आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं है, और उसको वहीं का वहीं जो है रहने देते हैं। डॉक्टर आतिफ ने लिखा है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज़ अ स्टिग्मा और इट मोटिवेट्स अस। यही बात मैं डॉक्टर आतिफ अभी कह रही हूँ कि अगर ये कभी कभार होता है और आपको सम टाइम ये होता है कि आप लो फील करते हैं, और फिर ये लो फीलिंग जो है आपको मोटिवेट करती है। आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं, आप किसी को फॉलो करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, कोई आपसे कहता है कि नहीं तुम दोबारा कोशिश करो, और आप कैन नॉट डू से कैन डू की तरफ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको मोटिवेट करती है और आगे की तरफ जो है लेके जाते हैं। तो थोड़ी बहुत सेल्फ इस्टीम अगर कम है तो वो हमें मोटिवेट करती है और हमें पॉजिटिव की तरफ भी ले जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, तो ये डीप रूटेड फिनोमेना है जो बचपन से बड़े होने तक जो है आपके अंदर होता है, और इसका भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके ब्रॉटअप में शामिल हो जाता है और फिर आपको एक्सट्रीमली लो सेल्फ इस्टीम की तरफ ले जाता है। लेकिन जब एक्सट्रीमली लो सेल्फ इस्टीम होगी तो फिर आप खुद उसको हेल्प आउट नहीं कर पा रहे होते जब तक कि आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, आपको पता ना हो। ओके, सम टाइम ये भी होता है कि हम खुद को, जब हमारी सेल्फ इस्टीम या आप किसी की भी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, तो वो खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो करना शुरू कर देता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत बढ़ जाता है, हर चीज़ के बारे में अपने आप को वो क्रिटिसाइज करता है या नेगेटिव नेम्स देता है, मैं तो हूँ ही ऐसा या मैं तो हूँ ही ऐसा। और वो चीज़ जब वो अपने आप को नेगेटिव फील करता है, नेगेटिव अपने बारे में बोलता है, तो ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव हो जाता है, और फिर वो काम जो करने वो जा रहा था वो कर नहीं पाता। और यहाँ से क्या होता है कि उसका जो बिलीव है वो और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है, और ये बिलीव इतना मजबूत होता है कि उसको रीजंस मिलने लग जाते हैं, वो वाकई समझने लग जाता है कि मेरा जो सेल्फ इस्टीम है लो है और मैं किसी काबिल जो है नहीं हूँ। हाउ टू टेपर प्रीगैब्रिन इजीली विद एड ऑफ एनी हर्ब। मुझे बिल्कुल सवाल की समझ नहीं आ रही है कि क्या है, लेटर ऑन मैं इस पे आती हूँ कि क्या लिखा है। हर्ब्स की मेरे आई थिंक जड़ी बूटियों की बात आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। ओके, अच्छा, नॉर्मली ये होता है जैसे आपने जो सोचा हुआ होता है या आप जो सोचते हैं वही एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा जो सोचते हैं वो एक्सपेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका जो बिहेवियर होता है
या जो आपका किरदार होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो वो काम जब आप करने जाएंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो एनजाइटी जो है वो बढ़ने लग जाती है। सम टाइम आपको ठंडे ठंडे पसीने आने लगते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है, मुंह से अल्फाज जो हैं वो नहीं निकलते। कुछ लोगों ने कल सवाल किया था कि लोगों के सामने जो है एनजाइटी होती है, लोगों के सामने बात जो है वो नहीं की जा रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में सम टाइम ये होता है कि जब एनजाइटी बढ़ती है तो आप जो काम आपने सोचा हुआ था कि मैं करूँगा और पहले से आपने सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो नहीं आप कर पाते। जब वो काम नहीं कर पाते तो सेल्फ इस्टीम जो है फर्दर और ज़्यादा आपकी कम हो जाती है। यानी वो जो आपका एविडेंस आपको मिल जाता है कि वाकई मैं इस काबिल नहीं था और मैंने ये काम नहीं किया और मैं नहीं कर पाया। तो इस तरह के जो एक दो एविडेंस लाइफ में हो जाते हैं, जो आपको टेस्ट भी हो जाता है कि वाकई वो काम नहीं कर पाते, वो आपकी सेल्फ इस्टीम को फर्दर लो कर देते हैं, जो कि लीड करते हैं डिप्रेशन को। और ये मुख्तलिफ जो आपके लाइफ स्पैन्स हैं उसके अंदर जो है जो सेल्फ इस्टीम में लो होती है। जैसे कि साइकोलॉजिकल जो फिनोमेना है, या साइकोलॉजिकली आप लो फील करते हैं, यानी आपकी जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, या आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअली तौर पे आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो लो हो जाती है, यानी आपको लगता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी काबिल नहीं है, या आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप ये चीज़ सीख नहीं सकते। जब आप पहले से सोच लेते हैं कि नहीं सीख सकते तो आप उसके लिए फिर स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, या आप कहीं से जाके फिर हेल्प भी नहीं लेते, या आप उन चीज़ों को सीखने की एफर्ट्स उस तरह से नहीं करते, जिसकी वजह से फर्दर फिर आप पीछे रहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा फिज़िकली भी सम टाइम ये होता है कि सेल्फ इस्टीम जो है लोगों की लो होती है अगर उनको लगता है कि उनके अंदर कोई फिज़िकल डिफेक्ट है। और सम टाइम ये भी होता है कि हमारी फैमिली के अंदर या हमारी सराउंडिंग में या हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी में कोई डिफेक्ट होता है तो उसको उससे रिलेटेड वो ताने मारते हैं, या उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को लेबलाइज करने लग जाते हैं, या उनकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो हो जाती है, या वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे हमारे लिए अल्लाह ताला ने जब हमें दुनिया में भेजा है तो हर एक का कोई ना कोई उसके अंदर पोटेंशियल या कोई ना कोई एबिलिटी या टैलेंट ज़रूर रखा है। कोई अच्छा बोलता है तो कोई ज़्यादा अच्छा, कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, कोई लिखने में बहुत अच्छा है, कोई आर्ट वर्क अच्छा कर लेता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है। लेकिन कुछ फैमिली के अंदर जब ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो है कोई एक काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, और फैमिली में कोई एक मेंबर, जब मदर या फादर कोई भी बड़ा उसको उसके बारे में बातचीत करने लगता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तो वहाँ से ये जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट हो जाता है। और फिज़िकली भी जैसे बात करना, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका तो रंग काला है, या इसका कद छोटा है, या इसका कद ऐसा है, उसके बारे में भी जब बात की जाती है तो वहाँ से भी सम टाइम ये होता है कि जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप हो जाता है। और सम टाइम ये भी होता है कि फ़िज़िकल कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, या और इस तरह के हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ होते हैं, तो उनको भी डिफरेंट जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जब डिस्क्रिमिनेट आप करेंगे, उनको एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, अपने जैसा नहीं समझेंगे, तो वहाँ पर ये होता है कि उनमें भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप हो जाता है। और कभी कभार ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन लोग कोई कमेंट आपको पास कर देते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा समझने लगते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है, हालांकि वो होता है। लेकिन दूसरों की बात को आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और आप उस काम को फर्दर आगे लेके नहीं चलते। थैंक यू डॉक्टर इमरान फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर कमेंट्स। एंड थैंक यू डॉक्टर आतिफ कि आपने ड्रग्स के बारे में बता दिया, चूँकि आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट तो मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है। तो बहुत अच्छा है, आप डॉक्टर आतिफ वाला कमेंट जो है, जिसने भी ये कमेंट किया था, वो पढ़ लें ताकि आपकी जो है जवाब आपको अपने सवाल का। हमारा इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क क्लिनिकल साइकोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जिसमें इसीलिए हमने साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी अब हमें ज्वाइन करेंगे। स्पिरिचुअल जो हमारे अभी सैटरडे हमारा एक प्रोग्राम है जो डॉक्टर अहमद कादरी, जो जिनकी बड़ी नॉलेज है हमारे रिलीजन से, स्पिरिचुअलिटी से भी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर इमरान भी हमारा नेक्स्ट सैटरडे उनके साथ प्रोग्राम है हिप्नोथेरेपी पे, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने डोमेन को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल जो मुझे नहीं आता है तो वो ये मैं कर सकती हूँ कि बाकी एक्सपर्ट तक मैं उसको स्क्रीनशॉट भेज दूँ ताकि वो अपने प्रोग्राम में उसको आंसर कर सकें, या वो रीड करके उसको दोबारा से जो है वो कर सकें। थैंक यू आसिफ, रुपेश, सईदा, ज़मीर, मुजफ्फ़र, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अकीला आपने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
और प्रोग्राम शेयर भी करते रहें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। तो हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे, जब हम एक तो ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली सेल्फ इस्टीम लो होती है, दूसरा इंटेलेक्चुअली, यानी आपको लगता है कि आपके अंदर इंटेलेक्चुअली इतनी पोटेंशियल्स नहीं है कि आप अपना बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ सकें या अच्छे तौर पे काम कर सकें या हुनर को सीख सकें, या ऑफिस में जब आप जा रहे हैं तो ऐसे लोगों में जिनकी सेल्फ इस्टीम कम होती है तो वो उनको लगता है कि वो ऑफिस का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, या और जो उनके कोवर्कर्स हैं उनके साथ जो दूसरे लोग हैं उनसे वो पीछे हैं। जब वो ये समझते हैं कि पीछे है तो वो जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें उनकी एंजाइटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका काम और ख़राब हो जाता है और वो फर्दर जो है लो सेल्फ इस्टीम को लीड करता है। इसके अलावा सोशल एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब वो बाहर जाएंगे तो लोग उनको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म करेंगे, या जो अच्छा काम वो नहीं कर पाएंगे तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म वो चीज़ों को अवॉइड करना जो है वो शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनको क्रिटिसाइज़ ना करें। या जब अब वो ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर उनको पब्लिक के सामने या मास के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, तो चूंकि वो पहले से सोच लेते हैं कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या हमारा काम अच्छा नहीं लगेगा या हमें क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा, तो वहाँ पर जो है उनको सोशल एंजाइटी जो है वो होने लग जाती है। और वो अपनी, भले उन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी हो, लोगों ने उनको तालियां भी बजाई हो, अप्रिशिएट भी किया हो, लेकिन उनको चूंकि पहले से ये सोचा हुआ उन्होंने होता है, ये नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में पहले से होती हैं, तो वो अपने आप को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, उनको वो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो उनका नहीं आता ऐसी सिचुएशन में। बहुत सी ऐसी यू कैन कम ओवर योर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी जो डिस्ट्रेस होती है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता है कि सोशल सिचुएशन में जाते हैं तो आपको पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, या आपकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही होती, या दिल घबराने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो रिलैक्सेशन से रिलेटेड हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, जो भी एंड में मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपको हेल्प आउट करती हैं इस सिचुएशन से निकलने में। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, हम बचपन में थे, तो हम पहली दफ़ा जब हमने हाथ में पेंसिल पकड़ी थी तो हम इतना अच्छा नहीं लिखते थे, या पहली दफ़ा साइकिल चलाई थी तो साइकिल से हम गिर जाते थे, हम नहीं चला पाते थे, या पहली दफ़ा जब गाड़ी चलाई थी तो गाड़ी चलाते हुए हमें नहीं समझ आ रही थी कि किस तरह से हमने चलानी है। तो ये लर्निंग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें आप शुरू में कॉन्शियसली चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, और फिर आप जब सीख जाते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर चीज़ों को अनकॉन्शियसली आप करना जो है ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, अनकॉन्शियसली आप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसको पहले से अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अपने अनकॉन्शियस में रिलैक्स रहते हुए उसकी पूरी एक मूवी चला देते हैं जो आपने काम करने जाना है पहले से, तो फिर आपका जो माइंड है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके लिए हर चीज़ जो है वो रियल होती है, चाहे वो अभी आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, चाहे आप वो काम कर रहे हैं। इसलिए जब कभी हमें डर लगता है, जबकि वो सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम पहले से सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हमारी एंजाइटी या डर खौफ जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो लाशऊर है, उसको हमें ट्रेन करना है, उसको हमें समझाना है, उसे हमें ट्रेन करना है। हम पहले से अगर इमेजिनेशन में सोच लेंगे कि हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, या अच्छे तरीके से हम जा रहे हैं, या हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, फुल प्रिपरेशन की हुई है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, और अब मैं अपनी जब भी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कामकाज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है हमें डिस्ट्रेस से बचाती है, और चूँकि एक दफ़ा पहले से हमने उस चीज़ को इमेजिन कर लिया है, पहले से हमने उसकी मूवी जो है अपने माइंड में रन कर ली है, तो अब जब हम सिचुएशन के अंदर जाएंगे तो वो हमारे लिए नई सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो लाशऊर है, चूँकि उसने पहले से उसको इमेजिन कर लिया, पहले से रिलैक्स रहते हुए उसके बारे में सोच लिया, इमेजिन कर लिया, मूवी बना लिया है, उसको एक्सपीरियंस कर लिया है अनकॉन्शियसली, तो अब वो चीज़ उसके लिए नई नहीं होगी। और उसको वहाँ उस सिचुएशन में जाके अगर वो पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, डीप ब्रीथ कर लेता है, और अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वो सिचुएशन जो है उसके लिए फिर उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहती है, डिस्ट्रेसिंग नहीं रहती है, वो उसको कोप अप कर लेता है। जब वो कोप अप कर लेता है और फिर लोग भी उसको तारीफ़ करते हैं, तो वहाँ से फिर उसका जो है सेल्फ इस्टीम जो है वो बूस्ट होना स्टार्ट होती है और बेहतर होना जो है स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है कि हम अपने डिस्ट्रेस को काबू पाना है, हमें अपनी जो सेल्फ इस्टीम है उसको रीबिल्ड करना है, उसको बेहतर करना है। बेहतर कैसे होगा? जब हम एक्टिवली उसको बेहतर करने के लिए एफ़र्ट्स करेंगे, हम काम करेंगे, हम उन सिचुएशंस के अंदर जाएंगे जैसे कि हमने बचपन से अभी तक बहुत सी चीज़ों को हमने लर्न किया है। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हम अपने स्ट्रेस को काबू पा लेते हैं
स्ट्रेस को कम कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा काम करने को हमारा दिल भी चाहता है और हम उस सिचुएशन में जाने से कतराते नहीं हैं। इसके अलावा अपना फिज़िकली भी हम ख्याल रखते हैं। फिज़िकली जब हम हेल्दी होते हैं तो डेफ़िनेटली हम बहुत से और चीज़ों से हमारा फोकस जो है वो उस चीज़ पे आ जाता है जो काम हम करने जा रहे होते हैं। ओके, अता आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। अल्ताफ़ साहब आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। वे ओके, यूज़ इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल फुलर। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमें ये लगता है कि हमारी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है या कोई ये सोचता है कि उसे तो कुछ भी नहीं आता है, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि अपने आप को टेस्ट करें। आप देखें अपने पॉजिटिव में पास्ट में क्या क्या अच्छा आपने किया। अगर एक शख्स है जो अभी मास्टर्स कर रहा है और उसको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, तो फिर वो अपने रिकॉल करे कि उसने ग्रेजुएशन कैसे किया था, उसने इंटर कैसे किया था, उसने मैट्रिक कैसे किया था, क्या वो पास किए बगैर मास्टर में आ गया था। तो यहाँ से उसको जब वो अपने आप को चैलेंज करना शुरू करता है अपनी थॉट्स को, तो उसको यहाँ पर उसकी जो सेल्फ इस्टीम है कहीं ना कहीं बेहतर होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो पोटेंशियल्स हैं उनको फुली यूटिलाइज़ करना है, जिस तरह से पास्ट में किया था। पास्ट में अगर आपने किया था तो इसका मतलब है कि आप अभी भी कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि पास्ट में जिस तरीके से किया था। जिस तरह से आप पढ़ते थे, लिखते थे, किस तरह से आप याद करते थे चीज़ों को, लोगों से पूछ के करते थे या पूछे बगैर करते थे, या लोगों ने अगर क्रिटिसाइज़ भी किया था तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दफ़ा गलत हो गया, मैं आगे करूँगा तो मैं पहले से ज़्यादा मैं बेहतर कर दूँगा। लेकिन लोगों के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप पूरी दुनिया को कभी भी मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई चीज़ अच्छाई होती है, कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी नेगेटिव पॉइंट होता है। तो हमें क्या करना होता है, अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे हमें पॉजिटिवली अप्रिशिएट करना है अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू दैट। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसके साथ ही जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है, अगर मेरे अंदर ये है या ये स्किल मेरी इतनी बेहतर नहीं है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि मैं इसको बेहतर कर लूं। उसके बारे में पढ़िए, जानिए। नॉलेज आजकल गूगल बिल्कुल अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। हम जो इतने सेशंस कर रहे हैं आप उनको अटेंड करें, वहाँ से आपकी जो है नॉलेज बढ़ेगी। जब नॉलेज आपकी बढ़ेगी तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो भी बढ़ेगा और आप अपनी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और जानने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं। इसमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर सकता हूँ। ज़ाहिर अगर आपने पहले कर लिया था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं कि स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, हम ऑफिस में जो काम करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, घर के छोटे छोटे से काम होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, या कोई और ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक काम या किसी एक एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं तो उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए कि किस तरह से आपने उसके लिए टाइम निकाला था और फिर आप आगे बढ़े थे, उसी को अप्लाई करते हुए आप अपना कोई दूसरा काम भी जो है बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने कॉन्फिडेंट को डेवलप करना है और उसको बेहतर करना है। मेन चीज़ क्या है, रिस्पॉन्स जो है, या किस तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको आप रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जहन में ये थॉट आ जाती है कि हम नहीं कर सकते, या हम बहुत बुरा मैंने फील किया था, या फलाने ने मेरे बारे में कोई बात कर दी थी। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड ऐसा करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर उसने कह भी दिया तो इट्स ओके। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, अगर वो कहता है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने तरीके से करूँगा, मेरी अपनी जो है काम है, मेरा अपना काम है। अगर आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स के साथ साथ अपनी फीलिंग्स जो हैं आपकी वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू। हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन ऑन स्टडी एंड एक्सपैंड स्टडी टाइम। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपका स्टडी का, इस पर हम अलहदा से, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन का टॉपिक है थर्सडे वाले दिन, डॉक्टर सोबिया कराएंगी, उसमें आप वो अटेंड करें। उसमें वो कंसंट्रेशन और जो प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड है उसको भी साथ साथ बताएंगे। लेकिन कंसंट्रेशन इम्प्रूव जो है वो कर सकती है जब आप नेगेटिव थिंकिंग पे काबू पा लेते हैं, अपना जो टाइम शेड्यूल है आप वो बना लेते हैं, प्रायोरिटी सेटिंग कर लेते हैं अपनी, और साथ साथ अपने आप को पॉजिटिवली आप सजेशंस भी देते हैं कि मैं कर सकता हूँ। आप अपना गोल जो है वो अचीवेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपने एक जो लेसन है जो 3 पेज का है आपने वो लर्न करना है, तो उसके लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा, आप उतना ही टाइम उसके लिए जो है सेट करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत शॉर्ट टाइम रखते हैं और आपको लगता है कि उतने टाइम में नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होता है कि आप अनरियलिस्टिक गोल बना रहे होते हैं। तो हमें ऑब्जर्वेबल गोल्स बनाने हैं, स्मार्ट गोल्स बनाने हैं, हमें चीज़ों को रियलिस्टिकली लेके चलना है
और कंसंट्रेशन बेहतर करने के लिए अपने माइंड को हमें जो डिस्ट्रैक्शन से बचाना होता है, जो सोचें होती हैं उनको फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ दें, लेट गो कर दें, और अपना फोकस जो है जो अभी वाली सोच है आपकी, जो काम है उसके ऊपर ले आएँ। और अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो फोकस होता है, जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर स्टडी है और वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसको स्टडी को इम्पॉर्टेंस देंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे। अगर आपने अपनी स्टडी को प्रायोरिटी नहीं दी है, दूसरे कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनमें लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपकी कंसंट्रेशन भी इस पर उस तरह से नहीं होगी। और साथ साथ आप रेनफोर्सर भी शामिल कर लेते हैं। जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप वो काम अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप अपने आप को अप्रिशिएट भी करें, रेनफोर्सर भी रखें अपने साथ, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम जो है कर सकेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं कि आप 90 मिनट आप स्टडी करें, 90 मिनट के बाद आप वक्फा दें ताकि आपका माइंड जो है दोबारा से रिचार्ज हो जाए, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करें ताकि आप फिर से जो है आपकी बॉडी और माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए और फिर आप स्टडी पे फिर से फोकस जो है कर सकें हैं। मैम, पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ फूड या वाइटामिन्स बता दें। जी, फूड और वाइटामिन्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं आपको फिज़िकली हेल्दी रखने के लिए और आपको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, जिसमें आप इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनसे कंसल्ट करें, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। लेकिन नॉर्मली जैसे आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, जो कि आपकी कॉग्निशन, विटामिन बी डेफिशिएंसी, B12 की स्पेशली बहुत कॉमन है, जो आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसको थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है, आपको स्लो कर देती है, यानी आप काम करने के मामले में थोड़ा सा स्लो होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपने टेस्ट डॉक्टर से मिलकर टेस्ट करा लेंगे तो आपको अपनी वाइटामिन्स लेवल का पता चलेगा, और फिर जनरल फिजिशियन आपको इसमें सजेस्ट कर सकता है कि किस तरह से आप अपने जो वाइटामिन लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव। लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट्स ले रहे हैं जिसमें सारी आपकी चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि आप मीट भी लेते हैं, जो डेयरी आइटम्स हैं, नहीं दूध अंडा वगैरह भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, तो ये एक हेल्दी नॉर्मल डाइट होती है जिससे आप फिज़िकली हेल्दी लेते हैं और अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन साथ साथ है तो मैं ले लूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। मुझे मेट का तकलीफ़ है। ओके, ये भी कोई आई थिंक आपका सवाल जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, इसको मैं फिर डॉक्टर माजिद को सेंड कर दूंगी ताकि वो इसका आंसर जो है वो दे सकें। मोहम्मद अफजल, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ तो मैं मेडिसिन जो है मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। मैडम, काइंडली टेल बेस्ट स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन। ओके, nobody is perfect except Allah, always look positive aspect of life, count blessing of Allah। जी बिल्कुल ज़ारा, बिल्कुल आपने सही बात की है। how to deal with people who constantly bully me and that hurt me a lot and I lock myself in house। जी इसी पे हम बात कर रहे हैं कि लोग जब बुली कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो है हम फील करते हैं लो। लेकिन देखिए, आपने अपना जो रिमोट कंट्रोल है अपने हाथ में रखना है। अगर आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे लोग ही आपको चला रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, अपने आप को सेटल रखना है, अपनी फीलिंग्स को हमें कंट्रोल में रखना है, खुद लेके चलना है, और अपने आप को हमें जो है मोटिवेट करना है। दूसरे लोग अगर आपको बुली करते हैं तो आप ये देखें कि किस वजह से कर रहे होते हैं, आप वहाँ पर उनको रिस्पांस दे सकते हैं। या ऐसे लोग जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, उनको आप जवाब दे सकते हैं इजर्टिवली का मतलब ये होता है कि ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आप बात करें, ना ही बिल्कुल आप खामोश रहें, ताकि उनको इतनी ज़रूरत ना हो कि वो आपको बुरा भला जो है उस तरह से कह सकें। और जब आप दूसरे लोग जान जाते हैं कि आप भी उनको जवाब दे सकते हैं तो फिर वो आपको इस तरह से कहना जो है वो बंद कर देते हैं। और कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव के बजाय आप कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ दोस्ती करें, जो लोग आपके साथ पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप्स करें और उनको लेके जो है आगे बढ़ें। हाउ टू डील विद पीपल हु कॉन्स्टेंटली बुली, ठीक है। जैसा आपने बताया कि पास से सीखें, लेकिन प्रेजेंट में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएं तो वैसे इफ़ेक्ट नहीं हो पाती जैसा आप चाहते हैं। यहाँ परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं, कैसे हैंडल करें।
जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, आप वो जैसे अभी मैंने बात की है कि कोई अगर आपको बुली करता है तो आप उसको जवाब असर्टिवली दें। यहाँ पे असर्टिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं, आप अपने राइट के लिए जो है वो बात करें और अपने राइट के लिए बोलें, इस तरह से बात करें कि दूसरे को बुरा भी ना लगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई काम करने का, या आपको लगता है कि आपने जो काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए, तो और बाकी जो काम है कोई दूसरा कर सकता है, तो आप वहाँ पर मना कर सकते हैं कि ठीक है, मैं ये वाले काम तो कर सकती हूँ और ये वाले काम जो है मैं अभी नहीं कर सकूँगी, आप चाहें तो किसी और को दे दें या किसी और से कह दें। तो कहीं आप मना भी नहीं करते, जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस भी शो कर देते हैं, और जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए आप कह देते हैं कि ये वाले काम मैं अभी नहीं कर सकूँगी क्योंकि मैं इतना मैनेज नहीं कर सकती हूँ, और ये वाले काम आप चाहें तो किसी और को दे दें, वरना अगर मैं करूँगी तो ज़ाहिर है ये लेट हो जाएगा। तो ऐसे कहने में ये होता है कि दूसरों को बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि आपने अपनी बात जो है वो बहुत ही आराम से और फॉर्म लेजे में जो है आपने कन्वे कर दी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर कभी वाकई में बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उनको लिस्ट डाउन कर लें, ताकि कुछ काम आप अभी कर लें, कुछ काम जो है आप कुछ अरसे के बाद ले लें। लेकिन शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग हर चीज़ मना नहीं करते हैं, तो हर चीज़ उन्हीं पे लोग डालना शुरू कर देते हैं और सारे काम उसी को कहना शुरू कर देते हैं, और वो भी बजाय इसके कि दूसरों को बुरा ना लग जाए मना नहीं करता। तो ऐसा पर्सन जो घर के अंदर भी है या ऑफिस के अंदर भी है, वो फिर एट टाइम्स ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा या तो एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में मना कर देता है, या फिर वो स्ट्रेस में चला जाता है और अपने आप को ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर लेता है, और वो स्ट्रेस फिर फर्दर आगे डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी तरफ उसको ले जाता है। तो बेहतरीन ये होता है कि आप, चूँकि आप सारे काम नहीं कर सकते, कोई भी इंसान सारे के सारे काम जो है वो नहीं कर सकता है, तो हमें उतने ही काम करने हैं जितने हम कर सकते हैं। सारे के सारे काम करने के लिए अगर हम हाँ कर देंगे तो हम खुद स्ट्रेस में जाएंगे। तो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर यही है कि हम वो काम जो आपके डोमेन में है, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं या आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप एक्सेप्ट कर लें, और बाकी कामों के लिए पोलाइटली जो है आप मना कर दें। मना करने से कुछ भी नहीं होगा। जिसने आपको काम कहा है वो ये काम किसी और को कह देगा, और वो कोई दूसरा पर्सन जो है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम करने की और चीज़ों को लर्न करने की, और वो वहाँ से सीखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारा दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ से भी दफ्तर के अंदर जब आप काम नहीं कर पाते ऑफिस के अंदर, तो बॉस भी नाराज़ होता है और आप खुद भी स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो भी ट्रेन नहीं होते। जब वो ट्रेन नहीं होते तो बॉस आप ही को सारे काम कहता है, या घर के अंदर भी कोई एक पर्सन अगर सारे काम कर रहा है तो दूसरा पर्सन ट्रेन ही नहीं मिल रही, तो आप ही को कहा जाएगा। तो बजाय इसके कि आप खुद अपने ऊपर स्ट्रेस लें, आप कुछ चीज़ों के लिए मना करना शुरू करें, किसी और का नाम आप सजेस्ट कर दें। घर के अंदर अगर आप सिबलिंग्स की बात करते हैं, ऑफिस के अंदर अगर और लोग भी हैं, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनकी तरफ वो काम उनको डोनेट, जो उनको कह दें कि वो काम कर लें। उससे ये होगा कि आपके जूनियर्स जो हैं या साथी जो हैं, को वर्कर्स जो हैं, वो भी ट्रेन होना शुरू हो जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग से फ़ायदा ये होगा कि आपका काम जो है वो डिवाइड हो जाएगा, या आपका बर्डन डिवाइड हो जाएगा, और वहाँ से फिर आपका जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको स्ट्रेस से बचाता है। तो इसी तरह से जैसे घर के अंदर हम शेयर करते हैं, कामों को बांट के कर रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर भी इसी तरह से बांट के करेंगे। लेकिन करेगा वही पर्सन जो कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है। जब तक वो मना नहीं करेगा, लोग उसको काम जो है वो देते जाएंगे, और वहाँ पे स्ट्रेस उसका बढ़ता जाएगा। तो मना जो करना है, इस पे असर्टिव ट्रेनिंग पे हमारा अगले बुध को सेशन होगा, वो आप अटेंड कीजिएगा, ताकि आप उस चीज़ को मज़ीद जो है वो लर्न कर सकें। ओके, अच्छा, आपने कहा कि इन्फीरियर फील करता हूँ जी। जो सेल्फ इस्टीम अभी हमने बात की निदा, ये डिप्रेशन का एक पार्ट होता है, और इसको किस तरह से बढ़ाना है, जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत साथ चल रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा है कि मैंने सोचा बाद में मिस हो जाएंगे, तो मैं अभी अभी साथ साथ दे दूँ। ओके, अच्छा, जिन्होंने ये वाइटामिन्स के बारे में पूछा था, ये डॉक्टर आतिफ ने उनको बता दिया है कि कौन कौन से वाइटामिन्स लें, तो आप यहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। उस्मा नदीम, हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, ये हमारा कल सेशन है, इस पर वेडनेसडे को, वो आप अटेंड कर लीजिएगा। वैसे थोड़ा सा अभी मैं भी बता दूंगी। ओके, अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अच्छा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह की, अभी किसी ने पूछा था कि नेगेटिव फीलिंग जो है क्या हमें मोटिवेट भी करती है। तो ये आप देखें कि जब आपकी एक नेगेटिव फीलिंग आई थी, या आपने सोचा था नेगेटिव अपने बारे में, या आपने सोचा था स्टीम लो हो रही थी, या आप अपने आप को आपने सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या इसने आपको मोटिवेट किया था? क्या जब ये फीलिंग आई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसके बाद आपने क्या वाकई कुछ नहीं किया था? या ये फीलिंग जब आई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
तो उसके बाद आपने वो काम कर लिया था। ये चीज़ आप खुद असेस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और मैंने इतने सालों तक तो ऑनलाइन नहीं किए, लेकिन मैंने फिर एक दिन मैं आ गई ऑनलाइन और मैंने कर लिया। कोविड एंजाइटी से रिलेटेड मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, बात करनी चाहिए, घर पे हम बैठे हुए हैं, हमारे पास टाइम भी है, और मैंने कर लिया। जब मैंने कर लिया तो फिर मुझे पता चला कि मैं कर सकती हूँ, और फिर जब मुझे फीडबैक आप लोगों का मिला तो उससे मेरी सेल्फ इस्टीम और बढ़ी कि मैं और बेहतर जो है इसको कर सकती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या लो सेल्फ इस्टीम में सम टाइम ये होता है कि चीज़ें रियल नहीं होती हैं, हम रियल समझ रहे होते हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में सोच लिया होता है कि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसे कर लेते हैं तो फिर हम वहाँ पर अपने आप को डाउट में ले जाते हैं कि पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं किया। तो जब हमने कर लिया तो फिर हमारा काम आगे क्या है कि हमें उसे अप्रिशिएट करना है कि हाँ मैंने कर लिया, येस आई डिड इट। जब अपने आप को हम अप्रिशिएट करते हैं तो वहाँ से हमारा जो सेल्फ इस्टीम है वो बूस्ट होना जो है वो स्टार्ट होती है, और वो फर्दर हमें फिर मोटिवेट करती है कि हम अगला जो स्टेप है, जब मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकती हूँ, जब मैंने ये स्टेप कर लिया है तो मैं अगला स्टेप भी कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीढ़ी के पहले जो स्टेप होता है लैडर पे आप कदम रखते हैं, शुरू में आपको डर लग रहा होता है, लेकिन फिर पहला कदम आप रख लेते हैं और फिर आप दूसरा भी रख लेते हैं, तो फिर आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप एक दो कदम उठा लेते हैं फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्विमिंग की एग्जांपल ले लें, कभी आप पहली दफ़ा जिन लोगों को स्विमिंग आती है, आई एम श्योर कि बहुत सारे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे स्विमिंग के मास्टर्स होंगे और बहुत अच्छे स्विमर्स होंगे और उनको आती होगी। अगर वो रिकॉल करें कि पहली दफ़ा जब स्विमिंग पूल में गए थे तो क्या हुआ था, किस तरह से वो उनको आता था, पहले से नहीं आता होगा ना, शुरू में फर्स्ट टाइम तो नहीं आता आपको, लेकिन आप उसमें डूब जाते हैं, आप चले जाते हैं पानी के अंदर, और फिर आप गोते मारते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और फिर उसी के दौरान ही आप प्रैक्टिस करते हैं और आप स्विमिंग को जो है आप सीख लेते हैं। तो हमें क्या होता है कि शुरू में ऐसा लगता है कि हमें ये काम नहीं आता क्योंकि हमने वो काम कभी किया नहीं होता, लेकिन जब हम एक दफ़ा उसमें चले जाते हैं और फिर हम उसमें एफर्ट्स अपनी पुट करते हैं तो वो काम हम लर्न कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें कि येस आई कैन डू दैट, और आपके साथ जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो भी अगर आपको अप्रिशिएट करें तो वहाँ से आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बूस्ट होना शुरू हो जाती है और आप बहुत अच्छा महसूस करने जो है वो शुरू हो जाते हैं। और आपस में जो आप फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं, अगर रोज़ाना आप एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ से भी आप पहले से जो है वो बेहतर जो है फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, साथ में ये भी जाने कि क्या ये फीलिंग आपको पीछे की तरफ धकेल रही है या पीछे की तरफ कर रही है, ऐसा पीछे कर रही है कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। अगर ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ था तो आप देखें कि क्या ऐसा काम था जिसने आपको पीछे की तरफ धकेल दिया था। कब ऐसा हुआ था कि सोचा था और आगे बढ़े थे, आपने कमिटमेंट भी कर ली थी, लेकिन आपने उस काम को ये सोच के छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उस फीलिंग को जानने की कोशिश करें और फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्या हिंड्रेंस आई थी, किस चीज़ ने आपको रोका था, क्या ऐसा हुआ था कि आपको लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कौन सा ऐसा चीज़ थी जिसने आपको रोका था, क्या वो आपकी अंदर की कोई चीज़ थी या आप अंदर का कोई एबिलिटी थी जो आप लैक कर रहे थे, या आपको ये लग रहा था कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इस चीज़ को जानने की कोशिश करें। वहाँ से फिर हम लेसन लर्न करते हैं कि पास्ट में क्या रीज़न थी कि मुझे रोका था, क्या चीज़ थी जो अब मैं ना करूं, या उसको मैं पहले से ही तैयारी करके करूं ताकि मैं आगे जो है ना कर सकूं। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करने के लिए जाना था लेकिन उसका होमवर्क आपने नहीं किया हुआ था, और फिर आप जब एग्ज़ाम के लिए गए हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और फिर आप ज़िंदगी में जब आपने कोई और एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़े तो आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अब ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप पीछे जाइए, अपने पास में देखें कि उस वक्त जब आप नहीं वो एग्ज़ाम के लिए गए थे तो किस चीज़ ने आपको रोका था। क्या आपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, या आपने किसी ने कोई बात आपको ऐसी कर दी थी, किसी और के कमिट की वजह से आप पीछे चले गए थे। तो अब क्या आप कौन सा स्टेप है या कौन सी मिस्टेक आपसे हो गई थी पास में जिससे आप सबक सीख के अब अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो उसको दोबारा से अगर अब आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपको रोक रही है कि आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एबिलिटी नहीं है या स्किल नहीं है तो स्किल को लर्न करना पड़ता है, स्किल को सीखना पड़ता है। वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं जहाँ से उस स्किल को आप लर्न करें, क्या क्या आपके लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, उनसे अगर आपको बात करनी पड़ती है तो आप उनके पास जाइए, उनसे बात करें ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें। और क्या वो जो स्किल है उसको आपने
थी, तो क्या ऐसा था कि आपने 10 दफ़ा प्रैक्टिस की थी या आपने 3 दफ़ा ही करके फिर छोड़ दिया था? तो उतनी प्रैक्टिस नहीं, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं की थी, इसीलिए शायद आप नहीं पाऊंगा। तो जितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड थी, अगर आप उतनी प्रैक्टिस अब कर लेंगे तो अब यकीनी तौर पे आप उसे अब कर सकेंगे। और क्या जो रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए थे वो पूरे के पूरे थे, चाहे वो इंटरनल रिसोर्सेज थे, वो तालीम थी या कुछ भी और था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं समझूं कि मुझे जी मेडिसिन पढ़नी है, डॉक्टर बनना है, और मैं इंटर में मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, तो फिर मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी? उसके लिए वो कंपलसरी होता है। तो ये हमें प्री रेक्विजिट देखना है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसकी प्री रेक्विजिट क्या है, मैं पहले से देख के रख लूँ कि मैं मुझे ये चीज़ें जो हैं मुझे चाहिए होंगी, या मुझे ये चीज़ें मुझे तैयार करनी पड़ेंगी। तो जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती है, आप उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और अगर एक दफ़ा उसको प्रैक्टिस जो है वो कर लेते हैं तो फिर आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैं ये लेक्चर मैं कर रही हूँ, तो मुझे पहले से ही प्रिपेयर करके रखना था, मुझे अपना इंटरनेट चेक करना था, या मुझे अपना जो मोबाइल है वो चार्ज करके रखना था ताकि बीच में बैटरी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। या 1 घंटे का सेशन होता है, मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट बात हो, तो मैंने जो अपने नोट्स हैं ये देखिए, मैंने पॉइंट्स जो हैं पहले से लिख के रख लिए ताकि हम जो है डी ट्रैक ना हो, और कोई होनी है वो रह ना जाए। तो अगर जब आप पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं तो चीज़ें बहुत ही रिलैक्स तरीके से होती हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि आप एक दफ़ा तो पहले ही कर चुके होते हैं ना। जब आप लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ से गो थ्रू कर चुके होते हैं और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। थैंक यू डॉक्टर फरा फॉर ज्वाइनिंग। आई एम वेरी हैप्पी कि आप ज्वाइन कर रही हैं। आप कोविड-19 पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम कर रही हैं, और मैं सोच रही थी कि मैं आज आपको भी इन्वाइट करूँ 10 बजे रात को 10 PM पे डिफरेंट जो डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में अभी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे से। और यकीनी तौर पे डॉक्टर फ़रा भी फ़रा ईसा जो ईसा लैब की डायरेक्टर हैं, हमारे साथ आईसीपी में भी फ्री कैंप्स में अवेलेबल होती हैं, कैंप्स करती हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इसमें काम कर रही हैं और काफ़ी फ्रंट लाइन पे जाके काम आपका इदारा कर रहा है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपको भी और आपके साथ बाकी जितने जो डॉक्टर फरहान को भी, कि वो भी आगे फ्रंट लाइन पे जाके काम कर रहे हैं और एक्टिवली कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी हमारा सेशन होगा, डॉक्टर फ़रा के साथ भी, और हम रखेंगे इसको। थैंक यू फ़रा। ओके अच्छा, दूसरी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर हम देखते हैं अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ, कि आपकी जो नेगेटिव फीलिंग है सम टाइम आपको हसद के अंदर जो है मुब्तला कर देती है। एक तो पहला तो ये था ना कि मोटिवेट करती है, अगर थोड़ी बहुत फीलिंग होती है तो वो मोटिवेट करती है। कभी कभार फीलिंग एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा होती है तो वो आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि फीलिंग हसद में मुब्तला कर देती है, यानी जेलसी में मुब्तला कर देती है। आप समझते हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो तो कर रहा है और मैं नहीं कर रहा, तो अब अगर दूसरा ना करे तो फिर मैं कर लूँ। या दूसरे की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो गई, और जो आपका कोवर्कर था या कोई भी घर के अंदर भी कोई हो सकता है, और मेरी तारीफ़ नहीं हुई, तो क्या मैं उसके साथ ऐसा बुरा कर दूँ, कुछ ऐसा कर दूँ या उसकी बुराई कर दूं ताकि जो सामने वाला जो आपका बॉस है या पेरेंट्स हैं वो आपकी तारीफ़ करना शुरू हो जाएं। तो ये चीज़ जो हसद है, सम टाइम ये कंपैरिजन की वजह से जो पेरेंट्स बचपन में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी वजह से या आपको बहुत ज़्यादा महरूमी होती है बचपन में, वो चीज़ें जो आप चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलती हैं, तो वहाँ से ये हसद जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सिबलिंग राइवरी सम टाइम बच्चों के अंदर या बहन भाइयों के अंदर बहुत कंपटीशन होता है, या पेरेंट्स तफरीक करते हैं बच्चों में। थैंक यू सोबिया फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर सोबिया भी हमारे साथ प्रोग्राम्स कर रही होती हैं। थर्सडे को इनका प्रोग्राम है प्रोक्रेस्टिनेशन पे, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जिनको स्टडी का मसला है या चीज़ें डिले कर देते हैं, टारगेट्स मीट नहीं करते हैं, वो उन चीज़ों को वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ओके तो हम बात कर रहे थे जेलिसी की, हसद की। तो ये एक यूँ कह लें कि ये भी एक नफ्सियाती बीमारी को लीड करता है। किस तरह से करता है कि जब बचपन में डिफरेंट एक तो बहुत अप्रिशिएट कर दिया या ज़्यादा दे दिया, दूसरे बच्चे को उस तरह से नहीं दिया, तो बच्चा पीछे रह जाता है, या जिसको नहीं मिलता है डिप्राइव रह जाता है, उसके अंदर सम टाइम ये हसद की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। उसको दूसरे की कामयाबी या दूसरे की जो सक्सेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो नेगेटिव फीलिंग्स में चला जाता है और अपने आप को वो बुरा भला कहना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ दूसरों के साथ भी वो जो है वो करने शुरू हो जाता है। सम टाइम वो कहता नहीं है, दिल के अंदर ही फील कर, और ये जो फीलिंग है इसको
में भी मुब्तला कर देती है, और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ उसको जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और ख़ास तौर पे जो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आए जो शिज़ोफ्रीनिया के साथ थे, साइकोसिस के साथ थे, उनमें भी ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और स्पेशली हसद का जो एलिमेंट है या जो कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ज़्यादा उनके अंदर मैंने देखा। और हम लोग मुख्तलिफ जो रिसर्च में पता चलता है कि जेलसी की जो फीलिंग्स होती हैं वो उसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूसरों को पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यानी उनको लगता है कि ये मैंने नहीं किया, उसने किया है, हालांकि उनकी अपनी फीलिंग्स होती है, लेकिन चूंकि वो फीलिंग्स उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं तो वो दूसरे पे उस फीलिंग को प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो हसद जो है ये भी एक तरह से हमें इससे भी हमें छुटकारा पाना होता है। हम बिल्कुल हम कंपेयर करें, लेकिन हेल्दी कंपैरिजन करें। ठीक है, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर उसने किया है बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। और आप, मैं भी कर सकता हूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, आप अपने जो स्टेप्स हैं अप्रिशिएट भी करें। आप अगर दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे उसकी कामयाबी पे, तो कल को वो भी आपकी हेल्प करेगा, वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ से एक म्यूचुअल जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है घर का भी, और घर जो आपके दफातर हैं, ऑफिस हैं, उनके अंदर भी जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो जनरेट जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो हसद को हमें ये जानना है मेरा जो कंपटीशन है या मैं जो कंपेयर किसी को कर रही हूँ, मुझे किसी नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ, जो जेलसी की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। तो मुझे शुक्र करना है जो मेरे पास है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, उसको शुक्र करते हुए, मुझे एक्सेप्ट करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। कंपैरिजन अगर करना भी है तो हमें हेल्दी कंपैरिजन करना है। हमें उन लोगों को देखना है जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो अच्छा काम करते हैं, ताकि उनसे बजाय किसी और से हसद करने को प्रॉपर अच्छा गाइड करते हैं, हम उनसे कुछ सीख सकें, हम लर्न कर सकें। वो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके सामने होते हैं, उनसे आप लर्न कर सकते हैं। आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और आपकी सोसाइटी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक फीलिंग ऐसी भी आपके अंदर आती है जो आपको ये बिलीव कराती है कि आप एक नाकाम है और इस नाकामी की ज़िम्मेदार आप खुद हैं। यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं हर नाकामी का। हालांकि उस सिचुएशन में जिसमें वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था, उसमें दूसरे लोग भी थे। अगर दूसरे लोग वो काम नहीं कर रहे होते या दूसरे लोग अपना रोल प्ले नहीं कर रहे थे, तो वो इस वजह से शायद वो काम जो है वो नहीं हो पाया था। तो इसमें सिर्फ आपका कसूर नहीं था, या आपने नहीं किया था तो सिर्फ आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें ट्रू एनालिसिस करने की, टेस्ट करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई इसमें मेरी ज़िम्मेदारी थी या सिर्फ मैंने ही नहीं किया था। ठीक है, जो आपने नहीं किया था उसकी ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर लें ताकि आप उसको कम्प्लीटली करें, लेकिन अगर किसी दूसरे ने नहीं किया था तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप वो करें जो आपकी ज़िम्मेदारी है। सब चीज़ों का अपने ऊपर अगर लेके आप अपने आप को इन्फीरियर कर रहे हैं तो ये फिर आप अपने साथ जो है अपने साथ ज़्यादती करें। डॉक्टर आतिफ ने पूछा, रिलेशनशिप बिटवीन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड लो सेल्फ एस्टीम एंड सुसाइडल आइडिएशन एंड अटेम्प्ट्स। ओके, अच्छा, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इन्फीरियर है ये हमारा डीप रूटेड जो फीलिंग्स और थॉट्स और बिहेवियर्स होते हैं, और जो लो सेल्फ एस्टीम है, बेसिकली सेल्फ एस्टीम जो है ये हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही जो है डेवलप होती है। पहले ज़माने में जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की टर्म एडलर ने दी थी और ये यूज़ की जाती थी जो सिबलिंग राइवरी की वजह से, ये जो पेरेंट्स, एडलर की थ्योरी है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, कंपटीशन बच्चों में करते थे, उसकी वजह से ये डेवलप होती है। या प्रॉपर अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर पाते और सम टाइम ओवर कंपेंसेट करने के लिए आपके अंदर इन सुपीरियरिटी की फीलिंग्स भी जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि लीड करती है नार्सिसिज्म को। तो लो सेल्फ एस्टीम बेसिकली इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है, जो कि अब नई टर्म है, और न्यू जो साइंटिस्ट हैं वो लो सेल्फ एस्टीम की टर्म जो है यूज़ करते हैं। मैंने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की टर्म क्यों यूज़ की, क्योंकि लोगों के लिए एहसास वाला जो फिनोमेना है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इसको समझते भी हैं और अपने आप को बार बार बोल भी रहे होते हैं, और ये उस तरह से इतनी अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप हो जाती है। आप अगर पहले से किसी फिनोमेना से या किसी टर्म से फेमिलियर होते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली टर्म जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही जो है मैंने यूज़ की। लेकिन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और लो सेल्फ एस्टीम दोनों जो है इंटरचेंजेबल टेक्निक्स हैं। सुसाइडल आइडिएशन को बिल्कुल लीड करती है जब लो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा को हम कहते हैं कि लीड कर रही है। इट्स अ वन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में अगर सेल्फ एस्टीम एक्सट्रीमली लो होगी तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो नाकाम तस्वुर करते हैं, आपकी जो सेल्फ वर्थ है
आपके अपने बारे में जो अहमियत है अपनी ज़ात के बारे में, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मनफी समझने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कहीं से भी प्यार मोहब्बत नहीं मिला, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। नॉर्मली जो अनलवेबल का स्कीमा या इमेज होता है माइंड के अंदर, वो होता है कि कोई भी दुनिया में मुझे प्यार नहीं करता, ना मैं इस प्यार के काबिल हूँ, क्योंकि फैमिली ने मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे लोगों ने दुत्कार दिया, वहाँ से मुझे कहीं से एक्सेप्टेंस और प्यार नहीं मिला है, और जो मेरी और लोग हैं वो भी मुझे पसंद जो है नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो वहाँ पर जब ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाए, और कोई भी मेरा तो कभी भी कोई काम नहीं हुआ है, या मैं कोई भी काम नहीं कर पाया, जो भी मैंने कदम उठाया तो उसमें मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा, और मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा, यानी कि मायूसी। यहाँ पर सेल्फ इस्टीम लो हो रही है, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं जो पेशेंट्स हैं, और उसके साथ साथ होपलेसनेस। एक तो सेल्फ एवेल्युएशन है, सेल्फ क्रिटिसिज्म है जो सुसाइड को लीड करता है, और उसके साथ साथ होपलेसनेस यानी मायूसी कि मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ भी हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ फिर सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जो है, तो मुझे ख़त्म हो जाना चाहिए, ये चीज़ सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जो है लेके जाती है। तो इसमें हमारा जो एक्सपीरियंस यही कहता है कि सुसाइडल जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं सुसाइडल थॉट्स के साथ, तो उनकी जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म पे हमें काम करना होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम हमें बढ़ानी है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ उन्होंने अभी तक अचीव किया है। तो वो इसका मतलब है कि जब ज़िंदगी में पास्ट में उन्होंने अचीव किया तो अब भी अचीव कर सकते हैं। और अगर कोई ना हो तो फिर ये काम कैसे करते हैं या ज़िंदगी में कैसे बढ़ते हैं। और इसमें फिर हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं कि स्पिरिचुअली अगर आप वीक हो जाते हैं तो जो होपलेसनेस की फीलिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे पर्सन को या ऐसे मरीज़ को ये लगता है कि उसका कोई भी नहीं है। कोई भी का मतलब ये है कि वो उसको सम टाइम नाउज़-बिल्लाह यानी ये भी लगता है कि खुदा भी नहीं है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो लीड कर रही होती हैं आपको सुसाइडल आइडिएशन की तरफ। तो वहाँ पर हमें जब पॉजिटिव चीज़ें पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाती हैं, या उसको कुछ बेहतरी आप डिफरेंट छोटे छोटे टास्क देते हैं ऐसे क्लाइंट को ताकि वो अचीव कर ले। स्मॉल टास्क से ये होता है जब वो अचीव हो जाते हैं फिर आप उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और आप ये भी सिखाते हैं कि अपने आप को भी अप्रिशिएट करना है। तो वहाँ से उनकी सेल्फ इस्टीम थोड़ा बेहतर होना शुरू होती है, उनको लगता है कि हाँ मैं इस बीमारी से बाहर निकल आया। और ये वाली फीलिंग फिर उसकी होपलेसनेस की फीलिंग को भी कम करना जो है स्टार्ट करती है। उसको लगता है कि हाँ कोई एक ऐसा है जो मेरा मुझे हेल्प करता है, कोई क्रिएटर है जिसने मुझे दुनिया में भेजा है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ कोई है। जब उसको ये समझ आने लगता है तो उसकी होपलेसनेस कम होती है, उसका कनेक्शन जो है वो अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह के साथ बेहतर होना शुरू होता है। वो डिफरेंट चीज़ों पे बिलीव करने लगता है कि कुछ चीज़ें उसके बियॉन्ड कंट्रोल हैं जो वो नहीं कर सकता, हाँ जो वो कर सकता है वो उसे करनी है। वहाँ से फिर उसकी होपलेसनेस जब कम होना शुरू होती है तो फिर उसका सुसाइडल जो आइडिएशन है वो भी कम होती है, और वो बेहतरी की तरफ जो है वो आना जो है वो लग जाता है। इसीलिए हमने इसको कनेक्शन को सामने रखते हुए सैटरडे को हमने डॉक्टर अहमद कादरी जो हैं बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं और दीन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी पे भी उनका काफ़ी काम है, उनका सेशन हमने रखा है स्पिरिचुअलिटी पे कि हाउ टू रीबिल्ड योर स्पिरिचुअल कनेक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड होने में हेल्प मिलेगा। लेकिन जो हमारे डिफरेंट हम अगर हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो उसमें हमारा स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, हमारा सोशली स्ट्रांग होना, हमारा इमोशनली स्ट्रांग होना और फिज़िकली हेल्थ भी हमारी बेहतर होना, ये चारों डोमेन अगर हमारे इक्वली बैलेंस होते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ जो है हम गुजार सकते हैं, और हमारी सेल्फ इस्टीम भी उसमें बेहतर होती है। किसी को काम करने के लिए आमादा करें वो चैट ही चाहे ही लेकिन कर नहीं सकता। ओके, चाहे नहीं कर सकता। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खुश फहमी रखना पॉजिटिव होना डिल्यूजन कहलाता है, ठीक है। लो सेल्फ इस्टीम इज़ रिगार्डेड एट वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है, थैंक यू सोबिया। ओके, ये वाला सवाल हम ले लेते हैं, थोड़ा कनेक्टेड है। अच्छा, फ्यूचर के बारे में गलत फहमियों पालना जो है वो वाकई हमें गलत फहमियाँ तो नहीं पालनी चाहिए। हम जो है बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि अपनी स्किल्स को, एबिलिटी को, जो रिसोर्सेज वसाइल हमारे पास हैं, चाहे वो इंटरनल वसाइल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनको देखते हुए हम अपना गोल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम गोल सेटिंग करते हैं कि मेरा ये गोल है। गोल क्या होगा कि जो काम मैंने बनाना है, करना, क्या वाकई वो मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर मेरे पास नीड है, मोटिवेशन है, क्या वो काम मुझे करना चाहिए, मैं वो देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ मेरा ये गोल है, क्या ये सक्सेसफुल होगा, इसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने गोल बनाया है वो रियलिस्टिक नहीं है। यानी अगर मैं ये गोल बना लूँ कि कल को जी मैं बहुत बड़ी
जबकि कभी मैंने फ़ुटबॉल खेला ही नहीं है, तो ज़ाहिर है मेरा वो गोल नहीं होगा। तो खुशफहमी का मतलब ये होता है जो वाकई मुझे ना तो करना है, ना ही उसके बारे में मेरे अंदर कोई मोटिवेशन है, और ना ही मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं कि मैं वो कर सकूं। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है वो हम कहेंगे कि ये खुशफहमी हमने पाल ली है। तो फ्यूचर के बारे में रियलिस्टिक हमें गोल्स बनाने चाहिए। हम रियलिस्टिक गोल बनाते हैं जो कि शॉर्ट टर्म्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब है कि मुझे एक हफ्ते के दौरान ये काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि मेरा कोई, जैसे कोई स्टूडेंट है जो कि पीएचडी कर रहा है, तो उसका शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि पीएचडी से रिलेटेड उसको साइनॉप्सिस बनाना है, उसको लिटरेचर रिव्यू करना है, और उसको पढ़ना है, रीड करना है, और साइनॉप्सिस बना के अपने सुपरवाइज़र को चेक कराना है। लॉन्ग टर्म उसका गोल ये हो सकता है कि 5 साल के बाद जो है, जब डिग्री मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं अपना थीसिस जो है कंप्लीट करके और जमा करा दूंगा यूनिवर्सिटी के अंदर, और मेरी डिग्री मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मेरा पीएचडी जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो हम डिफरेंट गोल्स रियलिस्टिक बनाते हैं, ऑब्जर्वेबल बनाते हैं, शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, तो वो फिर डिल्यूजन्स जो है वो नहीं होता। डिल्यूजन्स का मतलब ये है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं उसके बारे में आपने उन चीज़ों के बारे में देखना, सुनना या महसूस करना शुरू कर दिया जो कि एक्चुअल में दूसरे लोग नहीं कर रहे थे, या वो एक्चुअली में वो चीज़ें प्रॉब्लम नहीं थी, या आप सोच रहे थे कि ऐसा है। तो वो एक डिल्यूजन में हमारा जो संडे का प्रोग्राम था डॉक्टर माजिद ने किया था, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिल्यूजन्स के बारे में बात की है। आप वो कल का प्रोग्राम देखें तो डिल्यूजन्स के बारे में ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो लेकिन बेसिकली डिल्यूजन्स और फॉल्स परसेप्शन के चीज़ों के बारे में हम गलत जो है सोच लेते हैं, जो कि हमारे 5 सेंसेस की बेस पे होता है, हमारे ख्वास से हम होता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। और ये एक सीरियस क्रॉनिक जो है नफ्सियाती बीमारी है, जिसमें डॉक्टर साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है, जिसमें दवाई देनी पड़ती है, और दवाई के साथ साथ जब थोड़ा पेशेंट स्टेबल हो जाता है फिर हम साइकोथेरेपी जो है हम वो करते हैं। लेकिन एक्सट्रीम जो लो सेल्फ इस्टीम है, साहसिक कमतरी है, ये लीड कर सकती है डिल्यूजन्स को। ठीक है, आपको लगता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता, लेकिन आपको कभी कभार उस फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए या ओवर कंपेंसेट करने के लिए आप ये सोचते हैं कि मैं ये काम जो है मैं कर सकता हूँ। ओके, अच्छा, ऐसे बहुत से लोग जिनको लगता है कि वो लो फील करते हैं, वो बहुत सी चीज़ों में जो है रिस्क जो है वो नहीं ले रहे होते हैं, वो डरते हैं रिस्क लेने से। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से बेहतर करना है, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि टाइम अब थोड़ा सा कम रह गया है। बात बहुत लंबी है, यानी बहुत ज़्यादा हम इस पे 2-3 घंटे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन चूँकि टाइम कम है तो मैं स्ट्रैटेजीज़ पे आ जाऊँगी कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज़ में जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लो सेल्फ इस्टीम जो है ये एक यानी सेल्फ इस्टीम के तौर पे, सिम्टम के तौर पे सामने आता है, और इसके लिए ट्रीटमेंट जो हम सजेस्ट करते हैं, प्रोफेशनल नीड्स चाहिए होती हैं। समटाइम आप खुद अपने आप को उस तरह से नहीं ठीक कर सकते, या आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए होती है, या वैलिडेशन चाहिए होती है, या तस्दीक चाहिए होती है कि आपके अंदर कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी नहीं है। तो कोई दूसरा आपको अगर बताएगा कि हाँ ये काम आप कर सकते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर। तो अगर तो आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आपकी सेल्फ इस्टीम वहाँ से भी बेहतर होती है, आपकी फैमिली सपोर्ट से। और अगर नहीं कोई अवेलेबल तो आपको प्रोफेशनल हेल्प के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और दूसरे इदारे जो हैं जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप हेल्प जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम ये जब ये कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम के पीछे नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीफ जो है वो इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए जो है चेंज, जो थॉट पैटर्न होता है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव एरर्स हैं, उसको चेंज करना जो है वो सिखाया जाता है। जब नेगेटिव थिंकिंग चेंज होती है, जैसे मैं नहीं कर सकता से मैं कर सकता हूँ पे जब आप आ जाते हैं, तो आपकी सेल्फ इस्टीम जो है बेहतर हो जाती है। या आप एनालिसिस करते हैं कि कौन सा काम ऐसा था जो मैंने नहीं किया था, या पहले से ही क्या मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप सोचना शुरू करते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ, तो वहाँ से आपकी थिंकिंग पैटर्न जो है चेंज होना शुरू होती है और आप पॉजिटिव की तरफ आते हैं। फिर बिहेवियर जो है, बिहेवियर के अंदर भी चेंज आता है, पर फीलिंग चेंज आता है। इसके अलावा साइकोडायनेमिक थेरेपी, यानी जो आपकी रूटेड जो कॉज होते हैं कि किस वजह से ये डेवलप हुआ, उससे रिलेटेड भी साइकोडायनेमिक थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ताकि जो आपकी इनसाइट है, समटाइम ये होता है कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो थेरेपी में क्या होता है कि जब आप उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, और जो क्लाइंट है वो उसको इंटरप्रेट करता जाता है, तो आपकी इनसाइट डेवलप होना शुरू हो जाती है, आप अपनी चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं। जब आप जानने लगते हैं तो फिर आप उसको सोल्यूशंस की तरफ भी आते हैं, फिर आप उसको चेंज करने के लिए होते हैं, और फिर बिहेवियर चेंज जो है वो आता है। जब तक आप चीज़ों को मानते नहीं है कि मेरे अंदर ये
प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तब तक जो है पॉजिटिव चेंज जो है वो नहीं आता। ओके अच्छा क्या है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये भी है, जैसे अभी हमने बात की कि बिहेवियर की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो समटाइम ये होता है कि हम ग्रैटिट्यूड जो है वो अपना जो है शो करते हैं। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो शख्स जिसकी सेल्फ इस्टीम लो है वो क्या कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब ये कि उसने ओवर जनरलाइज कर दिया, उसकी ये थॉट डिस्टॉर्शन है। तो थेरेपी में हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि वो काउंट करना स्टार्ट करे कि क्या क्या उसके पास है, वाई आई एम ग्रैटिट्यूड, या मेरे पास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं शुक्र अदा कर सकती, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। हम उसका एक ग्रैटिट्यूड हम जो है जर्नल बनवाते हैं, हम उसे कहते हैं कि उन चीज़ों को वो लिस्ट डाउन करना शुरू करे और लिखना शुरू करे। इसकी छोटी सी एक एग्जांपल मैं अपने जर्नल की आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मेरा, पता नहीं अब आपको किस तरह से नज़र आएगा, ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है। जब मैं पढ़ रही थी, स्टूडेंट थी, हिप्नोथेरेपी कर रही थी, तो उस वक्त हमने ये जर्नल बनाया था। इसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव इवेंट्स मेरी लाइफ के हुए थे, वो मैंने इसके अंदर इस तरह से कलरफुल 5 सेंसेस की बेस पे कलरफुल मैंने इसके अंदर पोस्ट कर दी है। ये पिक्चर जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में मैंने एक पेंटिंग की थी वो मैंने बनाई थी। इस तरह से डिफरेंट इवेंट्स हैं जो मैंने इसके अंदर जो है रखे हुए हैं। जब कभी मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती कुछ, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं लगती हूँ हाँ मैंने तो बहुत कुछ किया था। तो इसी तरह से ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि ये इस तरह से आप बनाइए, डिफरेंट चीज़ों को लिस्ट डाउन करें, जर्नल बनाएं, डेली शेड्यूल आप लिखना शुरू करें कि कौन से काम है आपको किस तरीके से करने हैं और कौन कौन से काम हैं जो हो चुके हैं। जो हो चुके काम हैं वो आपने कैसे किए थे, उनमें किया था, किन लोगों ने आपकी हेल्प की थी, या कौन से स्ट्रैटेजीज़ आपने यूज़ की थी, क्या आपने देख के पढ़ा था और याद किया था, या फिर आपने बोल बोल के पढ़ा था, या आपने कोई काम एक्टिविटी के थ्रू किया था और फिर आपने उस काम को सीख लिया था। तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को लिस्ट डाउन करना सिखाते हैं। आप भी अपनी चीज़ों को देखिए, लिस्ट डाउन आज से ही करना शुरू करें कि क्या क्या ऐसा है आपके पास जिसका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे काम आपने किए जब किसी और ने आपका थैंक यू बोला या आपका शुक्र अदा किया, या कौन कौन से ऐसे मौके आए जिनमें आपने कभी किसी की हेल्प की, या कौन कौन से ऐसे मौके आए जब आपने बहुत ज़्यादा खुशी और हैप्पीनेस महसूस की, बहुत ही अच्छा महसूस किया। उन चीज़ों को रिकॉल करें, उनको लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करें, तो आपका जो सेल्फ इस्टीम है वो बढ़ने लगेगी। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम अपना जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है या ग्रैटिट्यूड डायरी बना लेते हैं, ग्रैटिट्यूड शीट बना लेते हैं, जिसमें हम अपने चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से हम महसूस करते हैं। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो आप करें तो अपना जो जिन लोगों को ये लगता है कि जब वो जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ प्रेजेंटेशन देनी होती है वहाँ पर उनको एंजाइटी होती है, तो वहाँ पर रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो बहुत हेल्प आउट होती है। इसमें हमारी जो पिछली जुमेरात को डॉक्टर सोबिया ने एक प्रोग्राम किया था एंजाइटी से रिलेटेड, तो उसको वीडियो को आप वॉच करें। उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक बताई है जो डीप ब्रीदिंग से रिलेटेड है कि डीप ब्रीदिंग हम करें तो हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। जब बॉडी रिलैक्स होगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है प्रॉपर और अच्छा जो है पॉजिटिव सोच सकते हैं। तो उनको अभी ये लिंक्स भी वकास काइंडली लिंक शेयर कर दें, जो एंजाइटी वाला प्रोग्राम था जिसमें डीप ब्रीदिंग की और एक्सरसाइजेस हैं। इसके अलावा जो आपकी माइंडफुलनेस की टेक्निक्स होती हैं वो बहुत हेल्प आउट करती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप सिर्फ फोकस करें पर कि प्रेजेंट में चीज़ आपको दिखाई और आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ब्रीदिंग को कुछ देर के लिए आप एक जगह पर बैठ जाइए और ये देखिए कि इस इर्द गिर्द के माहौल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। फिर ये देखिए कि इर्द गिर्द में कौन कौन सी आवाज़ें हैं वो आ रही हैं, जैसे कि पंखे की आवाज़ है या कुछ और ऐसा चलने की आवाज़ हो सकती है, हवा की आवाज़ हो सकती है, वो आपको आ रही है। और फिर महसूस करने के लिए जैसे आपके कपड़ों का वज़न है उसको बॉडी पे महसूस करना, या फिर अपनी ब्रीदिंग को महसूस करना, या जैसे मेरे हाथ में ये पेन है या आपके हाथ में कोई चीज़ है तो उसको महसूस करना, या अपने वेट को अपनी कुर्सी पे महसूस करना। इस तरह से अगर थोड़ी सी देर के लिए आप एक्टिविटी ये करते हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स फील करते हैं। आपका जो माइंड में डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं वो वक्ती तौर पे रुक जाते हैं। आई एम फाइन, बहुत शुक्रिया पूछने का। मैम विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी डिप्रेशन होता है? विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है बेसिकली आपको स्लो डाउन कर देती है, आपके जिस्म के अंदर जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होता और आपकी बॉडी जो है इचेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और बिस्तर से उठा नहीं जा रहा होता। मोस्टली फीमेल्स के अंदर ये होता है, ज़्यादातर अंदर कमरों के अंदर रहते हैं, हम अच्छी डाइट नहीं हम ले रहे होते,
और धूप में हम उस तरह से सनलाइट से विटामिन डी जो है वो आपको मिलता है। हम नहीं बैठ रहे होते, घरों के अंदर हम रहते हैं ज़्यादातर, और हम प्रॉपर जिन चीज़ों में विटामिन डी होता है जैसे कि फ़िश है या आपकी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं हम वो नहीं ले रहे होते, या मिल्क है हम वो नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डिप्रेशन उस सूरत में होता है जब आप अपने आप को जो है एक तो नेगेटिव रखते हैं कि मेरे अंदर ये है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये थॉट आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और दूसरा, जब आपसे उठा नहीं जा रहा हो तो आप सुस्त हो जाते हैं, काम काज की तरफ नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते, बिस्तर पे लेटे रहते हैं। तो जो विड्रॉल बिहेवियर है बेसिकली वो डिप्रेशन को फिर लीड कर रहा होता है। तो अगर डिप्रेशन होता भी है तो वो उसको ओवरकम आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप जो जनरल फिजिशियंस हैं आप उनको दिखाइए ताकि वो आपका टेस्ट करें। टेस्ट के बाद वो जो भी दवा सजेस्ट करते हैं आप वो लीजिए, और उसके साथ साथ अपने आप को एक्टिव रखें। जितना आप एक्टिव रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो वेट है वो कम होगा। वेट कम होगा तो आपके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो भी आपकी कंट्रोल जो है होना जो है शुरू हो जाएंगी। तो ये पूरा एक साइकिल होता है जो एक दूसरे के साथ लिंक होता है। अच्छा, इसमें मैं इस साथ में ये भी बता दूं कि किस तरह से हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस देने चाहिए। अफर्मेशन का मतलब होता है जो जुमले हम अपने आप को हम कह रहे होते हैं। बहुत दफ़ा हम कहते हैं मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मैं तो होता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ये हो जाएगा। तो अपने आप को ये जो खुद आप कहते रहते हैं खुद ही अपने आप को बुरा भला ये कहना छोड़िए और अपने आप को पॉजिटिव कहना जो है वो स्टार्ट करें। एक बहुत ही कॉमन सा है कि मैं हर रोज़ हर लम्हा होती जा रही हूँ पहले से ज़्यादा बेहतर से बेहतर। एक जर्नल सजेशन है, रात को जब आप सोने से पहले जब आप बिल्कुल अपने काम काज ख़त्म कर चुके हैं या दिन के वक्त जब भी आपके पास टाइम हो, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग में ये होता है कि आपने नाक से इनहेल करना है इस तरह से कि आपका जो पूरा जो सांस है ऑक्सीजन है वो पेट के अंदर जाए, और जब आप नाक से इनहेल करेंगे तो आप पेट आपका बाहर की तरफ आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप सीधा हाथ अपने सीने पे रखें, उल्टा हाथ अपने पेट पे रखें। डीप ब्रीथ कीजिए, इनहेल, रिलैक्स। यानी आपने जब इनहेल करना है तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, गुब्बारे में जैसे हवा भरी जाती है, और जब एक्सेल करेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा और आप जो भी फीलिंग्स हैं आपकी नेगेटिव वो बाहर जाएंगी। ओके, आप करके देखिए इसे। अपने आप को रिलैक्स रखें के साथ साथ अपने आप को आप अगर ये बोलना शुरू करते हैं कि ज़िंदगी के हर मामले में मैं होता जा रहा हूँ पहले से ज़्यादा बेहतर से बेहतर, मेरी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर से बेहतर होती जा रही है, मेरे ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं, मैं होता जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा पुरएतवाद, और जैसे जैसे मैं काम पहले से बेहतर करता जा रहा हूँ मेरे अंदर होती जा रही है मेरी सेल्फ़ इस्टीम पहले से ज़्यादा बेहतर, मेरे अंदर आता जा रहा है एतमाद, मैं होता जा रहा हूँ साबित कदम। जो पॉजिटिव जुमले आप अपने आप को बोलते हैं वही आप बिलीव करने लगते हैं ग्रेजुअली। जब काफ़ी दिन तक, तकरीबन 21 डेज़ नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं। 21 डेज़ तक रात को सोने से पहले आप अपना कार्ड बना लें, जैसे कि ये कार्ड है, इस तरह के कार्ड पे आप अपनी उन जो जुमले हैं पॉजिटिव आप उनको लिख सकते हैं, और लिखने के बाद माथे से 20 डिग्री ऊपर, यानी 20 डिग्री ऊपर इतनी ऊपर होती है जिसको आप देखें, पढ़ें, फोकस करें, और फिर आप पढ़ते पढ़ते भले आप सो जाएं और ये चीज़ आपके माइंड में फिर बैठ जाएगी और आप पहले से ज़्यादा बेहतर जो है फील आप करेंगे। और जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को देते हैं, उस वक्त जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका जो माइंड है उसको बिलीव करने लगता है, और आपका जो रिएक्शन है वो भी वैसा ही होता है। जितना आप नेगेटिव सोचते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपका जो बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव मोस्टली होता है। तो सेल्फ इस्टीम को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना है, मैं थोड़ी सी समरी इसकी कर देती हूँ। कुछ लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है। सेल्फ इस्टीम अपने बारे में अपने आप को कमतर समझना, अपनी एबिलिटीज़ को अंडरमाइन करना या उनको गलत यानी नेगेटिव सोचना या उसके बारे में अहमियत ना देना, अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ होते हुए भी उस चीज़ को ना समझना, और दूसरों से कंपैरिजन करना, कंपैरिजन में अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, और इसके साथ एंजाइटी, अगर नेगेटिव सेल्फ इस्टीम होगी तो डेफिनेटली वो फिर एंजाइटी या डिप्रेशन को लीड करेगी, और लीड करने के साथ साथ फिर ये होगा कि आप डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी सेल्फ इस्टीम को बेहतर रखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो
को बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ इस्टीम को बेहतर रखने के लिए आप जो है अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें, अपने आप पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें। जो काम आपको लगता है कि आपको सीखना है, आगे बढ़ना है, उसके बारे में जानिए कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करें उन कामों को करने के लिए, ताकि आपके अंदर जब स्टेप्स को फॉलो करके वो काम करेंगे तो आपका ट्रस्ट अपने ऊपर, बिलीव बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब आप फॉलो नहीं करते, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर आप उस चीज़ में कर नहीं सकते और फेलियर आने का डर होता है। और फेलियर कुछ नहीं होता है, जो माजी में जो गलतियां हुई थी, अगर आपको पता चल गया कि मैंने ये प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं की थी, तो देखें कि क्या कमी रह गई थी, उस चीज़ को दोबारा से कीजिए, ताकि जब आप दोबारा करते हैं तो वो फिर पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वहाँ से फिर आपकी जब पहले से बेहतर होगा तो अपने आप को पॉजिटिव कमेंट्स भी दीजिए कि आप पहले से बेहतर काम जो है वो करने जा रहे हैं। और पॉजिटिव सोचना शुरू करें, अपने आप को एक्नॉलेज करना, जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लम्हात गुजरे हैं, पॉजिटिव काम आपने किए हैं या कुछ भी अच्छा हुआ है, उसको रिकॉल करें और अपना एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लें, डायरी बना लें, उनको नोट डाउन करना स्टार्ट करें कि क्या क्या अच्छा हुआ था, आपने कैसा महसूस किया था, ताकि आपके पास भी कुछ ऐसे इवेंट्स जमा हो जाएं, कलेक्शन बन जाए पॉजिटिव चीज़ों की, पॉजिटिव मेमोरी की, कि जब भी आप नेगेटिव या बुरा फील करें तो आप उनको निकाल के देख लें और ये चीज़ फिर से आपको याद दहानी करा दे कि हाँ मेरे अंदर कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव भी है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं और बहुत से ऐसे लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और जब आप शुक्र करना शुरू करते हैं तो जाहिर है डेफिनेटली आप जो है काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उन तमाम नेमतों की जो आपके पास अभी भी इस वक्त हैं। तो जब आप उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सेल्फ इस्टीम है वो बेहतर होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है और साथ बेहतर बनाना स्टार्ट करें। मेरे यहाँ से आज का काफ़ी क्वेश्चन मैंने साथ साथ ले लिए हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर भी देख लेती हूँ कोई सवाल ऐसा रह तो नहीं गया। ओके, थैंक यू अदनान, फातिमा, निमराज फॉर ज्वाइनिंग। किसी को काम करने के लिए कैसे आमादा करें, वो चैट ही, लेकिन चीट तो नहीं कर रहा, चीट ही कहीं तो नहीं कर रहा। ओके, अच्छा, किसी को काम करने के लिए आमादा कैसे करें, यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, घर वालों की बात कर रहे हैं कि घर में किसी को काम करने के लिए आमादा कैसे करें, या फिर हम दफ्तर की बात कर रहे हैं काम को करने के लिए आमादा कैसे करें। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका रवैया पॉजिटिव होता है और आप दूसरों के साथ हेल्पफुल रवैया रखते हैं, यानी आप भी दूसरों के काम काज कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प करा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली फिर दूसरे लोग भी आपके साथ हेल्प कराते हैं और काम करते हैं। जब आप उनके कामों को अप्रिशिएट करते हैं तो वो फिर जो अप्रिसिएशन है उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी लेकर आती है और वो काम करने को मना नहीं करते। लेकिन साथ में ये देखें कि आप कितना काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा काम आपने किसी दूसरे को दे दिया, खुद कुछ भी नहीं कर रहे, तो ऐसे में फिर ये जस्टिफाइड नहीं होता है। हमारे इर्द गिर्द एक हमें इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली सपोर्टिव लेके चलना होता है जब हम दूसरे जो है वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये देखें कि किस तरह से आपने किसी को काम कहा है। मुझे ये नहीं पता कि आप घर की बात कर रहे हैं या फिर घर में तो एक हायरार्की होती है, यानी आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के साथ आपके डिफरेंट बहन भाई सिबलिंग्स होते हैं, तो एक बड़ों का एहतराम भी होता है, बहन भाइयों का भी आपस में एक एहतराम होते हैं। कुछ काम हम डिवाइड कर लेते हैं कि किसी की कोई ज़िम्मेदारी है, किसी की कोई। और जब आप ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में भी इसी तरह से बॉस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही चलना होता है। जब आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपका काम करें तो आप उसके कामों में उसकी हेल्प बढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके कामों में आपकी हेल्प जो है वो बटाना शुरू करेगा। चीट का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों को फिर हमें देखना होता है उसका किस तरह का पर्सनैलिटी कैसी है। कुछ मामलात में हम दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ मामलात हम अब खुद ही कर लेते हैं, हम दूसरों पे उस तरह से हम नहीं कर रहे होते जब तक कि हम ये जान नहीं लेते कि वो किस तरह का पर्सन है या कितना वो सच बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ों के मामले में छुपाता है या झूठ बोलता है। तो जितनी चीज़ें ओपन होती हैं, सामने होती हैं, आपको रियलिस्टिकली पता चल जाता है कि ये चीज़ें ओपन हैं, सामने हैं, तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है ट्रस्ट करने के काबिल है या नहीं है। अंजुम शेख, ग्रैटिट्यूड इज़ द क्योर। ग्रैटिट्यूड इट्स अ पार्ट ऑफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निक भी हो सकता है, और हमें इट्स नॉट फुली क्योर के ग्रैटिट्यूड हम करेंगे तो हम
क्योर हो जाएंगे किसी भी बीमारी से, लेकिन ये हमें ज़रूर बीमारियों से बचाता है, हमें मेंटली जो है हमें हेल्दी रखता है. इट्स अ पार्ट. इज़ द साइन ऑफ एंजाइटी, फिंगर ट्विस्टिंग इज़ अ साइन ऑफ एंजाइटी और इन्फीरियोरिटी इन चिल्ड्रन? येस, इट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी है ये. बच्चे जब बहुत ज़्यादा, कभी कभार कुछ स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे फिंगर ट्विस्टिंग भी वो करते हैं, हैंड बैंगिंग भी करते हैं, बार बार हाथ भी हिला रहे होते हैं, तो वो उनके साइन होते हैं. और कुछ बच्चे कर रहे होते हैं एंजाइटी की वजह से भी करते हैं. तो ऐसे बच्चों को हमें अपॉर्चुनिटी देनी होती है, उन्हें माहौल के अंदर रिलैक्स रखना होता है, उनसे पोलाइटली हमें बात करनी होती है. अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप जो काम आपको लगता है कि वो बच्चा घबरा रहा है करने से, तो उसमें हमें उसे हेल्प आउट करना होता है, उसे हमें अपॉर्चुनिटी देनी ताकि वो काम खुद करे. यानी सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जब हम बच्चों को लेके जाते हैं तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ने लगता है. आई नीड अ सेशन फ्रॉम यू. सराज, आप इनबॉक्स कर दें तो मैं आपको जो भी लिंक्स हैं वो आपको मैं गाइड कर दूंगी. इंडिविजुअल सेशंस मेरे पास इतना टाइम नहीं होता इंडिविजुअल सेशंस अभी लेने का, लेकिन होपफुली मे बी मेरे पास जब टाइम हो तो मैं ले सकूं आफ्टर रमज़ान, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे किचन में जाना है इफ्तारी बनाने. तो आप इनबॉक्स कर दें. हमारे जो ट्रस्ट ऑफ डॉक्टर फ़ारूक ज़हूर अहमद ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो हमारा ही हिस्सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही पार्ट है, वहाँ से हमने ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, सेशंस हैं, वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं. तो उनके नंबर्स वकास आप शेयर कर दें ताकि वहाँ पे आप टेलीफोन करके टाइम जो है अपॉइंटमेंट, वहाँ पर भी सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर्स वही देख रहे हैं, वहाँ से ले सकते हैं. Thank you, Alicia, for your comments, Sobia for comments, Pesh, Adnan. These days sometimes look that we will lose everything. How to avoid such thinking? Kindly guide. जी, नेगेटिव थिंकिंग जो है इस पे हमारा वेडनेसडे का प्रोग्राम है, हाउ चेंज योर नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव. डॉक्टर हिना इमरान कर आएंगी, आप वो अटेंड करें क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो वो चूँकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो अगर मैं उस पर जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो अब वेडनेसडे को ये वाला टॉपिक, यही टॉपिक है सेम, तो आप इसको अटेंड कीजिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोगों ने प्रोग्राम को अटेंड किया. इसको आगे भी शेयर करते रहिएगा, और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में महफूज रहें, खुश रहें, पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा है दूसरे को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज को, स्किल्स को, एनर्जीज़ को ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं तो वो आपकी बढ़ती है. क्योंकि जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा आपके अंदर जो स्किल जो है वो बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा. जी, डॉक्टर माजिद का वकास ये शेयर कर दें अदनान नियाजी को, माजिद का जो सेशन था कल का. वरना इस पेज पे अदनान अगर आप जाएंगे तो सारी वीडियो पे जाके आप क्लिक करें, वीडियो पे सारी वीडियोस आपको 1 बाय 1 जो हैं वो मिल जाएंगी. तो आप लोग खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, आगे बढ़ें, रमज़ान रखें, रोज़े रखें खुशी के साथ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको भी जो वायरस अभी है उससे भी महफूज रखें. हाथों को धोते रहें बार बार, और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हाथों को धोना है, मास्क पहनना है, बाहर जाते हुए जो है हमें डिस्टेंस जो है 6 फुट का वो मेंटेन रखना है, और हाथ नहीं मिलाना है. इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी जो है गुजारिए. बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम का भी जो अभी इस वक्त साथ है, वकास, डॉक्टर सोबिया, राहीला, डॉक्टर माजिद, डॉक्टर आतिफ, हिना, आप सब का कि आप लोग सब इस प्रोग्राम में शामिल हैं और प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं. एक दफ़ा मैं फिर अनाउंस कर दूं, कल का हमारा प्रोग्राम है 3 बजे, जो डॉक्टर राहीला करेंगी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है कि उन बच्चों के साथ किस तरह से स्पीच थेरेपी जो है वो हेल्प आउट करती है, कैसे हमें लेके चलना है, तो वो आप अटेंड कीजिए. वेडनेसडे को हमारा 3 बजे सेशन है, जो नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर हिना करेंगी. वेडनेसडे को रात को हमारा एक प्रोग्राम है 10 बजे, ये हमने स्पेशली आप लोगों की फरमाइश पे, जो आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे होते हैं, उस पर हमने रखा है. कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अस्मा, जो कंडक्ट करेंगी आखान मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है. रात को 10 बजे बुध को वो करेंगी प्रोग्राम, जो कि डायबिटीज़ और कोविड एंजाइटी से रिलेटेड है, कि किस तरह से आप डायबिटीज़ को घरों में रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, वो आप अटेंड कीजिएगा.
फिर जुमेरात को डॉक्टर सोबिया का प्रोक्रेस्टिनेशन पे प्रोग्राम है, रात को 10 बजे जुमेरात को भी प्रोग्राम होगा जो कि डायबिटीज़ और रमज़ान में किस तरह से डायबिटीज़ जो क्लाइंट्स हैं वो अपने आप को सेटल रख सकते हैं, उससे रिलेटेड है। ये एडिशनल प्रोग्राम्स हमने रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को फ़ायदा हो सके। इसी तरह से फ्राइडे मिग्रेन पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि मिग्रेन पे भी करें, तो फ्राइडे को डॉक्टर आतिफ का प्रोग्राम है जो कि मिग्रेन पे है। और सैटरडे स्पेशल हमने इनवाइट किया है फॉर्मल डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड आर्ट्स डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब को, जो कि सीरत चेयर के कराची यूनिवर्सिटी की जो सीरत चेयर बनी थी उसके भी चेयरमैन रह चुके थे, वहाँ पे जो इस्लामिक लर्निंग के भी वो डीन रह चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उनकी नॉलेज है हमारी जो रिलीजन से भी और स्पिरिचुअलिटी से भी। तो रमज़ान का महीना भी है तो इसलिए हमने, और चूँकि स्पिरिचुअलिटी हमारी मेंटल हेल्थ को भी नीच करती है, तो हमने उनका प्रोग्राम सैटरडे को रखा है एज अ गेस्ट स्पीकर। वो होंगे हमारे साथ 3 बजे, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला शेड्यूल हम बाद में अनाउंस करेंगे। तो अभी तक का जो हमारा शेड्यूल है संडे तक का वो हम अनाउंस कर चुके हैं, तो उसे देखिए, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।